Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing technical reforms in agriculture sector after independence. इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में एक टेक्निकल रिफॉर्म आया। इंडिपेंडेंस से पहले ये देखा गया कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें जो था एक ज़मींदारी सिस्टम चलता था। ज़मींदारी सिस्टम में ये होता था फार्मर्स जो थे ज़मींदार के अंडर काम करते थे। फार्मर जो थे क्रॉप्स लगाते थे और क्रॉप्स का जितना भी रिवेन्यू होता था ज़मींदार खुद रखते थे। फार्मर्स को सिर्फ इतना ही देते थे कि वो जो है फूड को खा सकें और बाकी जितना भी क्रॉप में रिवेन्यू होता था ज़मींदार खुद रखते थे और उसमें से कुछ कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, जिसकी वजह से ज़मींदार एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान नहीं देते थे। इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं थी। इंडिपेंडेंस के बाद एक टेक्निकल रिफॉर्म हुआ। टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब ये है कि कुछ टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चेंज आया। क्या टेक्नोलॉजी आई? HYV टेक्नोलॉजी आई और ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी आई। हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी में फार्मिंग में जो इनपुट यूज़ होने लगे, फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स फार्मर यूज़ करने लगे, जिससे क्या हुआ क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 वर्ड से बना है। एक ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट, यानी कि क्रॉप में क्या होना, बढ़ावा होना, यानी कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ना। तो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी? जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये था कि फार्मर्स को मोटिवेट किया गया कि फार्मर्स जो हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अपनी फील्ड में यूज़ करें और क्रॉप को लगाएं, जिससे प्रोडक्टिविटी फार्मिंग में बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि पहले टाइम में क्या होता था, अगर कोई फार्मर गेहूं लगाता था तो मुश्किल से 1 एकड़ में कुल 10 टन निकलती थी और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स फार्मर्स अब यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है 1 एकड़ ज़मीन में जो है आज 20 टन से लेके 30 टन तक वीट जो है निकल जाती है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? जब टेक्निकल रिफॉर्म इंडिया में हुआ। द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वॉज टैकल्ड बाय वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स। इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी थी लो थी। ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक टेक्निकल रिफॉर्म आया। दिस रिफॉर्म इवॉल्व अराउंड HYV, high yielding variety seeds. Use of high yielding variety seeds along with chemical fertilizers, insecticides and pesticides led to substantial rise in the level of agriculture output. टेक्निकल रिफॉर्म में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स आई। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की आने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आउटपुट बढ़ा, उसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। द टर्म ग्रीन रिफर्स टू क्रॉप्स एंड रिवॉल्यूशन रिफर टू स्पर्ट, सिग्निफिकेंट राइज। टुगेदर these terms imply a spurt in crop production. It started happening in India in the year 1967 to 1968. In the year 1967 to 1968 itself, food grain production increased by nearly 25%. India became self-sufficient in the production of food grains and successfully broke the
vicious cycle of agriculture stagnation. ग्रीन रिवोल्यूशन दो वर्ड से बना है, एक ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स, एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट, इसका मतलब बढ़ना। इन दोनों टर्म्स को मिला के ये मतलब बनता है कि स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप प्रोडक्शन जो है बढ़ना, उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में 1967 में स्टार्ट हुआ था। ग्रीन रिवोल्यूशन की आने की वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है 25% बढ़ गया था। इंडिया जो है अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, और इंडिया ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेंट हो गया था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी भी कम हो रही थी, तो वो साइकिल को तोड़ के अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इंक्रीमेंट होने लग गया था। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ HYV technology. HYV technology includes four principal elements. First, use of HYV seeds. Since 1965, high-yielding variety seeds started replacing the conventional varieties. HYV seeds gained popularity for wheat, bajra, rice, maize, jowar, and cotton in particular. It is these seeds which led to a substantial rise in agriculture output. पहला एलिमेंट क्या था हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी का, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। 1965 से फार्मर ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले कन्वेंशनल वैरायटीज़ की सीड्स यूज़ करते थे वो अब बंद कर दी थी। हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स सबसे ज़्यादा किसकी आई, वीट की आई, बाजरा की आई, राइस की आई, मेज की आई, ज्वार की आई, कॉटन की आई। इन सीड्स से क्या हुआ, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. Use of high yielding variety seeds require the use of fertilizers. As the use of high yielding variety increased, so did the use of chemical fertilizers. The estimates of Fertilizers Association of India reveal that almost 272.28 lakh tons of chemical fertilizers were consumed in India during 2018 to 2019. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ फार्मर को केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करनी भी ज़रूरी थी। केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ इंडिया में बढ़ा। ये एस्टीमेट किया गया फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि इंडिया में 2018 और 19 में 272.28 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मर ने अपने फील्ड में कंज्यूम की थी, जिससे फार्मिंग का आउटपुट क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन अलोंग विद फर्टिलाइजर्स. द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी आल्सो रिक्वायर द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स to protect the crops against pests and diseases. 14 central plant protection centers were set up in this respect. For crop protection, integrated management program was adopted along with the adoption of high yielding variety technology. जब फार्मर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को भी यूज़ कर रहा है, फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ कर रहा है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कीड़ों और बीमारियों से फार्मर्स को जो है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि फार्मर जो है क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके पेस्ट और डिसीजेस से। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर सेटअप किए गए जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स पे रिसर्च कर सकें और इनको प्रोड्यूस कर सकें। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम रखा गया ताकि जो है हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट करें। फोर्थ इज एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स need irrigated to
cope with the need. Several major and minor irrigation projects were launched across the different part of the country. It is significant that while in 1951 barely 17% of land was under permanent means of irrigation, it is increased to nearly 45% during the plan period. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ फार्मर को ये भी ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो। अगर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो फार्मर को पानी भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब फार्मर धान लगाता है यानी कि राइस लगाता है तो उस टाइम में फार्मर को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जब फार्मर टाइम टू टाइम जैसे जैसे क्रॉप में पानी की ज़रूरत है वैसे वैसे फार्मर अगर टाइम से टाइम क्रॉप में पानी लगाएगा तो उससे क्या होगा, क्रॉप अच्छा होगा यानी कि क्रॉप का आउटपुट ज़्यादा होगा। कई सारे मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया में कई पार्ट में लॉन्च किए गए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। 1951 में 17% ऑफ लैंड में परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थे। टेक्निकल रिफॉर्म की वजह से 45% जो है इरिगेशन फैसिलिटी परमानेंट होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और आउटपुट ज़्यादा आया। सो दिस इज़ अबाउट टेक्निकल रिफॉर्म आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।